तो नहीं वही भी करते हैं। है उससे ज्यादा सजग हम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आपको अपना दिख रहा है और हमको पूरा ये बिहार दिखता है। तो पल पल आप लोगों को, आप ही के लिए बोल रहे हैं। आप लोग जब सो जाते हो उसके बाद हम सोने जाते हैं, आपके जगने से पहले हम जग करके तैयार रहते हैं। आखिर इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? ये तो सब आप ही के भविष्य के लिए होता है ना। कभी किसी विद्यार्थी से पहले सोना कभी होता है मेरा? कभी नहीं होता है। तो कम से कम इसका क्रेडिट देना चाहिए। अब इसको ब्लेम कर देते हैं, ठीक नहीं है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। एकदम हंसना नहीं है। अरे हो गया भाई, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाए। हाँ, नहीं खुश हो जाया करिए, क्योंकि जीवन में हंसने का कोई बड़ा अवसर आने वाला नहीं है। अब आप लोग मोदी जी थोड़े हो। तो चलो, आपसे इंडियन ज्योग्राफी पर बातें हो रही है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को कवर किया है कि भारत के नाम, नाम के बाद लोकेशन एंड साइज, लोकेशन साइज शेप, इस पर पढ़े। तीसरा हमारे नाइबर्स पर पढ़े हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। पड़ोसियों पर भी हमारी बातें हुई है। कल बात किए थे हाँ कि भारत के स्टेट के बारे में। फिर वहां हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लो। एंड हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी पढ़े थे। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी पढ़े थे। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी पढ़े थे। ये भी आपसे काम हुआ था टॉपिक ऑफ कैंसर के साथ। फिर और आगे और कुछ पढ़े थे क्या? इतना ही यात्रा था ना। शायद कल के क्लास में लेटीट्यूड एंड, हाँ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी पढ़े थे, लॉन्गिट्यूड भी पढ़े थे। अब बताओ, इतने चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है अभी तक। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो फिर से पूछो। हाँ, टाइमिंग निकालने वाला। लिखिए, कुछ क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए, कुछ क्वेश्चन लिख लो। दिल्ली, दिल्ली, कुछ क्वेश्चन निकाल लीजिए कि जैसे दिल्ली स्टेबल डाउन 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, दिल्ली स्टेबल डाउन 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिल्ली 72 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। जबकि जबकि
कलकत्ता, जबकि कलकत्ता 85 डिग्री देशांतर पर, 85 डिग्री देशांतर पर। यदि दिल्ली का वास्तविक समय, रियल टाइम, मानक टाइम नहीं, रियल टाइम, यदि दिल्ली का रियल टाइम 7 AM हो, 7 AM हो, तो कलकत्ता का क्या होगा? रियल टाइम पर बातें हो रही है, तो कलकत्ता का क्या होगा? कुछ लोगों ने कहा कि समय निकालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि चलो 5-10 क्वेश्चन करा देते हैं। ऑनलाइन वाले सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, कितना बज रहा है जी? अरे दिल्ली में 7 बज रहा है, तो कलकत्ता में कितना बजेगा? 85 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 7:56। और किसी के पास कोई जवाब? 7:52। इतना वेरिएशन कैसे हो गया इतना पढ़ाने के बाद भी? सुनिए, यदि यहाँ 85 है तो दोनों देशांतर का देखो, बोर्ड पर बने रहना, ये वेस्ट इधर जो है, ये दोनों ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, बोर्ड पर आना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 85 से 72 घटा लो, फटाफट घटाइए। 8 5 13, 1 डिग्री में कितना मिनट? 13 चौका 52 मिनट। यानी यहाँ 7 AM हो रहा है, 7 AM हो रहा है, तो फिर कलकत्ता में 7 AM के कितना बाद? 52 मिनट बाद ना, वो कितना जाएगा? 7:52 में, 7:52 में, 7:52 में। अब समय निकालने में क्या दिक्कत होगा? निकलेगा? एक और लिखिए। आए 13 कैसे आया? ये अंतर है, 85 से 72 घटाइएगा, कितना होगा? 13 होगा। आगे बढ़िए। अमेरिका, अमेरिका का न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क, आप लोग भी ऑनलाइन फटाफट बताना। अमेरिका का न्यूयॉर्क जो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित है, स्टेबल है। न्यूयॉर्क इन अमेरिका, स्टेबल ऑन कितना? 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित है। ये सब मानक बोल रहा हूं मैं, पता है ना, रियल नहीं है। हाँ, जबकि पटना, जबकि पटना 84 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। पूर्वी, पटना पूर्वी ना होगा जी, 84 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है, 84 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्टेबल से। यदि 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 न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में मॉर्निंग का, सुबह का 6 बजा हो, तो पटना का वास्तविक समय क्या होगा? पटना का वास्तविक समय क्या होगा? फटाफट बता देना है कि पटना का रियल टाइम क्या होगा। ये सब हम लोग टाइम जो देखते हैं ये सब धोखा है, ये सब रियल टाइम थोड़े है। यदि न्यूयॉर्क में 6 बज रहा हो
तो पटना में कितना बजेगा? बताइए। हाँ, 8:56। लेट आला मना होता है तो भी ये नहीं मानते हैं आप लोग, हैं? बातें ठीक नहीं है। सुनो, कहाँ थे हम लोग भाई? तो यहाँ न्यूयॉर्क की बातें हो रही थी कि न्यूयॉर्क में मॉर्निंग का 6 बजे आए थे ना, जबकि ये है कहाँ मेरे भाई? ये कहाँ है? कितने डिग्री वेस्ट में, कितने अक्षांश पर है? 40 डिग्री वेस्ट में है ना। और ये कितना? 84 डिग्री ईस्ट में है ना। अच्छा, समय में अंतर कितने का होगा? 40 डिग्री 84 से, 40 डिग्री वेस्ट से 84 डिग्री ईस्ट तक समय में अंतर कितने का होगा? टाइमिंग डिफरेंस क्या होगा? हाँ, अलग अलग दोनों को निकालने से बढ़िया है कि एक वेस्ट है एक ईस्ट है, तो दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए और जोड़ करके तुरंत गुना कर दीजिए, फटाफट निकल जाएगा। तो कितना हो गया ये? 8 4 12, 124। गुना कर लेंगे किससे? 4 से। 4 4 जा 16, 16 के 6 कितना? 1, 4 दूना 8 है 1 9, 496 मिनट है ना। 496 मिनट को घंटा में चेंज कर लो, 60 से भाग ले लो, कितना हो जाएगा ये? 8 छक 48, 8 घंटा 16 मिनट। ये डिफरेंस है। 8 छक 48, 480 हो गया ना। तो है कितना ये? 96 है, तो 16 ही मिनट बचेगा। 80 16 96, ठीक है। हाँ, तो यहां बज रहा था कितना हम लोगों का? 6 बज रहा था। 6 में 8 घंटा 2 मिनट जोड़ दो, कितना? इधर ईस्ट में है ना, तो ईस्ट में टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी कहानी है कि बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 8 घंटा 16 मिनट। तो फटाफट इसमें जोड़ लेना है 8 घंटा 16 मिनट। जोड़ लोगे कितना बनेगा ये? 6 में 8 जोड़ोगे तो 2:16 PM हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई बड़ा तोप तो नहीं चल रहा है? हा? समझ में नहीं आया? कि कुछ कुछ ऐसा आदमी बैठा रहता है इसमें कि सब पढ़ा देते हैं, तब कहता है कि जा समझ में नहीं आया सर। अरे बीचे में ना रोक दो, कम से कम हमको तो कम लौटना पड़ेगा ना। कल आप आए थे, कल आप आए थे। हाँ, तो फिर ऑनलाइन देखे तो उसका कोई है, कल यहाँ आना चाहिए। हाँ। बताओ, और किसी को दिक्कत है भाई? ऑनलाइन वाले आप लोगों को एकदम ठीक है? हाँ, एकदम मस्त है। ये सब मेरा शेर शेर नहीं है सब। चलो सुनो ना ना, इतना बुड़बक है, इतना बुड़बक समझ लिया ये सब हमको। चलो, अरे भाई देखे ना, इधर आओ भाई। 40 डिग्री वेस्ट में है, आई 84 डिग्री ईस्ट में है। तो 40 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर इस ग्रीनविच से आप देखोगे ना जीएमटी से, तो न्यूयॉर्क पीछे होगा, बैक होगा। कितना? 40 चौका 160 मिनट ये पीछे होगा इससे, न्यूयॉर्क से होगा। अच्छा, यहां पटना लेकर के आओ कि पटना 84 डिग्री पर है सर, तो पटना आगे होगा जीएमटी से, ग्रीनविच से। कितना आगे होगा? 84 गुना 4, 4 चौका 16 के 6 1, 8 चौका 32 है 1, 336। अब बाबू ये 336 आगे है
ये 160 पीछे है। तो फाइनली पूछ रहा है कि ये पटना न्यूयॉर्क से कितना आगे है। तो इसको जोड़ न देगा कि पहले 160 चलेगा तो बाउंड्री पर आएगा और तब यहां से 336 को चलना है। दिक्कत है, अब समझ गए। एक जो है पंडित जी थे, सुनो। अब भाई पंडित जी बुरा मत मानना कोई होगा तो, हाँ वो प्रोफेशन वाला थे। सुनो सुनो, बुरा मत मानना, बात सुनो। अब वो भाग दे दिए मैडम, 496 में 60 से भाग दे दिए, आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार वो भिक्षाटन पर गए थे तो उनको एक मिल गया मुंडी, माथा सिर। अब उस पर खोपड़ी पर लिखल था कि कुछ भुगतल बा कुछ बाकी बा। अब भाई वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी, अब वो उसको उठाए और कहे कि ले चलते हैं, देखते हैं कि आदमी तो मर गया, इस दुनिया से चला गया, मुंडी कहीं और है, शरीर कहीं और चला गया, अब का बाकी है बा। माने एकदम हम लोग के भोजपुरी रीजन में कहा जाता है कि कुछ भुगतल बा कुछ बाकी बा। अब उसको घुमा करके ले करके घर आए। हर दिन देखते थे कि इसमें और क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेज हो रहे हैं इस सिर में। कुछ चेंजेज नहीं होता था। परेशान हो गई उनकी बीवी मैडम कि ये तो लगता है कि एकदम पगलाते जा रहे हैं। सुबह उठ करके मुंडिये देखते हैं, शाम में उठ के मुंडिये देखते हैं। अब एक दिन गए बेचारे भिक्षाटन पर, तो मैडम मुंडी उठा के ढेकी में कूट दी कि ना रहेगा ना देखेगा। तो पंडित जी आए तो पूछे कि हुआ क्या। मैडम ने कहा कि उसको तो कूट दिए। तो कहे कि बस ये एक बाकी है रहा कि ढेकी में कुटाई ले बाकी सब तो हो गया था। वही हाल आपका है। और इसमें अगर आपको क्वेश्चन मिले तो बन जाएगा ना, आगे बढ़ाए ना। अभी बड़ा इशू नहीं है, हमको तो कल ही लगा था कि हो जाएगा आप लोगों से, लेकिन इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। टाइम के लिए एक क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है। जैसे आपका गुजरात का दे देगा कि सर गुजरात का 68 डिग्री पर है, 69 डिग्री पर है, 70 डिग्री पर है, कोई एक प्लेस दे देगा, मानक प्लेस दे देता है, ठीक है, कि 69 डिग्री पर सूरत है, यहां से ऐसे पूछ लेगा। और कहेगा कि इधर एगो पटना का कलकत्ता कहीं का भी जगह दे सकता है, वहां का दे देगा। और कहेगा कि वहां यदि 5 बज रहा हो तो यहाँ कितना बज रहा होगा, दोनों को टाइम में डिफरेंस क्या होगा। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो क्या दिक्कत है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, निश्चित रूप से लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। हैदराबाद इज स्टेबल ऑन 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। जबकि 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 लेट नहीं आना है ना। जबकि रांची 84 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। हैदराबाद के कितना बोले, 72 बोलेंगे, 73 कोई बात नहीं। कराची 84 डिग्री ईस्ट देशांतर पर, मतलब पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। यदि यदि लंदन के ग्रीनविच में सुबह का 10 बज रहा हो, सुबह का 10 बज रहा हो, सुबह का 10 बज रहा हो, मॉर्निंग में 10 बज रहा हो, तो हैदराबाद और रांची का वास्तविक समय क्या होगा। मानक मत बता देना, वास्तविक समय बताना है कि रियल टाइम क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा तो सिविल को फोड़ के रख देगा।
टीचर को माने रखता है जी। और सब आदमी सिविल भरना, जून लास्ट तक में नोटिफिकेशन हो जाएगा, सब सिविल भर देना 17वीं बीपीएससी। अगर यहाँ पढ़ने का मतलब सिविल नहीं भरे तो फिर मजा नहीं, ठीक है। और इस बैच को तो हम सिविल भर के गहराई से पढ़ा रहे हैं, फ्री से बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊं उसमें निश्चिंत रहना है। बताओ कितना बजेगा? बदमाश का ठेकेदार, तुम बहुत लेट से आ रहा है बालक, लेट से नहीं आना है। टोपी वाले, आपका एक पार्टनर कहाँ गायब है भाई? बनवास गया है क्या? है? हाँ, तबीयत खराब होता है। ये बताओ, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी सुंदरी तुम ही है ना? सीतामढ़ी की है ना? हाँ, आपकी दोस्त कहाँ गई सब? हाँ देखिए, अपसेंट करने वाले तो एकदम हमारे इस मूवी के विलेन होते हैं। जो चल रहा है ना कार्यशाला, अपसेंट करने वाले सबसे बड़े विलेन है। देखिए बताइए, सबका जवाब आ गया? नहीं बन रहा है? एकदम आसान चीजें है। हाँ तो 2 को पूछ दिए तो खतरा कर दिए। बताइए, 2 को पूछ दिए तो खतरा कर दिए। अरे भाई, डाइवर्सिटी तो क्वेश्चन में रखना ही पड़ेगा ना। तीसरा क्वेश्चन बनवाएगा तो वो और तीसरा टाइप के शॉर्ट मार देंगे। हाँ सुनिए, हमने क्या है सर कि लंदन का जीएमटी जो 0 डिग्री है, कितना बज रहा है यहाँ पर? 10 बज रहा है। लंदन के जीएमटी पर 10 बज रहा है। तो यहां है हैदराबाद, पूछे थे ना, हैदराबाद कितना है ईस्ट में? ये ईस्ट में है, तो 73 है हैदराबाद। और एक कौन सा था? रांची। रांची का हाँ 84 डिग्री, रांची का 84 डिग्री। तो क्या आपत्ति है भाई? 73 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट आगे हो रहा है। फटाफट गुना करा लो, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 7 चौका 28 है 1 29, 292 मिनट, 292 मिनट, 292 मिनट आगे है हैदराबाद का समय, 292 मिनट आगे है हैदराबाद का समय। दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? तो जवाब क्यों नहीं आया? ये 292 मिनट यदि आगे है तो घंटा में फटाफट इसको चेंज कर लेना। कितना हो जाएगा भाई? 6 चौका 24, 240, बच गया कितना यहां? 52, 4 घंटा 52 मिनट, 4 घंटा 52 मिनट। अभी 10 में जोड़ लो 4 घंटा 52 को, कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो? 2 घंटा 2:52 मिनट, 2:52 मिनट, यही तो हो रहा है शाम का 2:52 मिनट। वहां 10 बज रहा होगा तो यहाँ कितना बजेगा? 2:52 हो रहा होगा। क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति है? तो क्यों नहीं बना रहे भाई? रांची में कितना है? तो सेम है, वही बात है सर। ज्यादा दिक्कत है तो 73 से रांची को आगे बढ़ा लो, कितना है? 73 से रांची को आगे बढ़ा लो, कितना है? 11 डिग्री है ना? तो सर 11 डिग्री में कितना मिनट? 11 चौका 44 मिनट। तो रांची वाला के लिए आगे हमें 44 मिनट जोड़ लो। तो जैसे ही 2:52 में तुम लोग 6 मिनट जोड़ेगा तो 3 बज जाएगा। तो 3 बज के कितना मिनट? 36 38 मिनट ना? 3 बज के 38 मिनट ना? अरे 44 से 6 निकाल दिए तो कितना बचा? 44 से 6 निकला तो 44 से 6 निकला तो 38, ठीक है, निश्चित रूप से 44 से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा? 38 ना बचेगा। अच्छे उसमें 8 है ना? हाँ 8 निकलेगा तो 36, 3 बज के 36 मिनट, कितना बज रहा होगा? 3 बज के 36 मिनट। क्या तकलीफ हुआ? किसी को दिक्कत आया? सब लोग ठीक हो? अब इसी में आज पढ़ेगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ना है।
चलिए हमने दोनों को बता दिया। हैदराबाद में कितना बजा था, ऑनलाइन वाला फटाफट देखो। तो सर हैदराबाद में 2:52 हो रहा होगा, उसी समय रांची में क्या हो रहा होगा, 3:36, 3:36। सेम टाइम पर ग्रीनविच में कितना बज रहा था, 10 बज रहा था, ग्रीनविच में 10 बज रहा था। इससे बड़ा बात आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ ले, फटाफट बता देना है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा बात करेंगे इस पर भी 2 मिनट। कितने आइलैंड है इसमें, आइलैंड कितने हैं, टोटल द्वीप 572। पूरे बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। सब पर इंसान रहता नहीं है, वो बंगाल की खाड़ी की श्रृंखला है, 572 आइलैंड की है। ठीक है, 572 आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इन्हीं में से कुछ पर ये अंडमान निकोबार है। अब इससे क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा करके पूछता है, इसलिए हमने सोचा कि इसको एक सेपरेट आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज दे दिया जाए इसके बारे में कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है ये पूछेगा। दूसरा इसका सेपरेशन पूछता है। कभी देखा है किताब में लिखा होगा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ऐसा। तो ये चैनल मीन्स क्या, चैनल मीन्स क्या, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। तो चैनल मीन्स कहीं कोई बात नहीं है, सीधा सीधा लेटीट्यूड है, सीधा वो लेटीट्यूड है। मतलब 6 डिग्री लेटीट्यूड, 8 डिग्री लेटीट्यूड, 9 डिग्री लेटीट्यूड, इसी को क्या कहा है, चैनल लिखा गया है किताबों में कि ये चैनल पर जो है विभाजित करता है। किताब वाले थोड़ा सरल बना करके लिख देते तो बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं होती। उन्हें आज तक कितने लोग समझ पाते थे कि चैनल मतलब लेटीट्यूड होता है, नहीं वो तो लगता था चैनल मतलब कुछ होगा, खूंखार होगा जो बांटता है दोनों को, ठीक है। जबकि चैनल का सीधा मतलब क्या, लेटीट्यूड से होता है। इस आइलैंड को कितने भागों में हमने बांटा है, मतलब टोटल अंडमान और निकोबार को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 6 भाग में विभाजित किया गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है लेकिन सीखना तो है ही। इसी में आप सीखे होंगे कोक जल संधि या कोको एस्ट्रेट, कोको जल संधि, कोको एस्ट्रेट ऐसी क्या है, क्या कभी पढ़ाई नहीं। डक्कन पासेज, डक्कन जलदमरू मध्य, डक्कन जलदमरू मध्य, वो भी तो इसी में पढ़ना है ना। डक्कन जलदमरू मठ के बाद ये किससे किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे इसकी कनेक्टिविटी बनती है, इन सबको भी। तो एक हेडिंग लगा देना पहले अपने कॉपी में, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, एक खूब सुंदर हेडिंग लगा दो, अंडमान एंड निकोबार। अच्छा ठीक है, हिंदी में लिखा करें, निश्चित रूप से हिंदी में आपके आदेश सर्वोपरि है, हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। ये अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश तो लिख ही दिए हैं। बंगाल की खाड़ी, यहां उसमें आइलैंड मतलब द्वीप है, द्वीप है कितने, 572। अब लिखना है अंडमान निकोबार का विभाजन, भौगोलिक विभाजन, अंडमान
निकोबार का अविभाजन, विभाजन, अंडमान निकोबार का विभाजन कितने भागों में हमने किया? 6 भाग में किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखने चलना। सबसे ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर में इस टाइप का एक द्वीप मिलेगा और ये है नॉर्थ अंडमान। सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान। आप लोग एटलस लेके आए हो ना? आज अगर नहीं लाया होगा तो समझो कि आपकी पढ़ाई लिखाई ज्योग्राफी अभी बंद हो जाएगी, दूसरा सब्जेक्ट लगवा देंगे। अंडमान निकोबार पहले पढ़ा लेने दो, फिर एटलस में दिखाएंगे। अंडमान, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। अब एक चीज है, इसी पर है हमारा नारकोंडम। कौन सा जगह है? नारकोंडम, नारकोंडम नॉर्थ अंडमान में है। नारकोंडम क्या है भाई? नारकोंडम, नारकोंडम। अब ये नारकोंडम है क्या? नारकोंडम क्या है? भारत का डोरमेंट वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी। भारत में स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। दिक्कत है? सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, सुसुप्त है, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। जी हां, पूछा जाएगा क्या आपसे कि सर भारत में स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी कहां स्थित है? नॉर्थ अंडमान में, साउथ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, लिटिल अंडमान में? सीधी बात है, नॉर्थ अंडमान में। तो थोड़ा अंदर घुस घुस करके पढ़ते रहिएगा, नहीं तो फिर खतरा होने की संभावना प्रबल रहेगा। आए नारकोंडम, डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हिंदी वाले हिंदी लिखे ना, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिखे, ज्यादा सही है। ठीक है। अब खतरा क्या है कि हिंदी वाला अंग्रेजी में घुसने लगता है, अंग्रेजी वाला हिंदी में, खतरा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, पहला तो नॉर्थ अंडमान हो गया, दूसरा मिडिल अंडमान। दूसरा नंबर क्या दे देना कि अंडमान में ही मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। ठीक है। हाँ अंडमान है। दूसरा है हम लोगों के साथ मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान में कौन सा अवस्थित है? तो बैरन द्वीप का नाम सुने हो? बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप क्यों फेमस है भाई? बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप क्यों फेमस है मेरे भाई? यहां एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां अवस्थित है? बैरन द्वीप पर। आई बैरन द्वीप कहां स्थित है? मिडिल अंडमान में। बैरन द्वीप कहां है? मिडिल अंडमान में है। दिक्कत है? सीधी सीधी बातें हैं। तीसरा और थर्ड लिखना साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। अब ये साउथ अंडमान में क्या है कि यहीं पर कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर पता है ना, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा दी जाती थी, पोर्ट ब्लेयर जेल में। भारत के एक क्रांतिकारी बीडी सावरकर सर को दोहरे उम्र कैद की सजा इसी कैद में इसी जेल में रखा गया था। उस सजा के आरोप में बोलते थे काले पानी की सजा, वहां किसी से नहीं मिलने दिया जाता था। ठीक है। जेलर ने कहा था सावरकर बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था और अब तुम नहीं तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सावरकर ने कहा अभी भी तुमको घमंड है, मेरी अर्थी निकलेगी, बोड़ा बोड़ा बांध लो ब्रिटेन जाने के लिए। कि भारत के युवा अब एक्टिव हो चुके हैं। सुनिए, ये कैपिटल है साउथ अंडमान पर। फिर एक और जस्ट इसके नीचे होता है लिटिल अंडमान। जस्ट नीचे कौन होता है?
लिटिल अंडमान, जस्ट नीचे लिटिल अंडमान, बात करेंगे इस पर, लिटिल अंडमान पर, लिटिल अंडमान पर, लिटिल अंडमान पर। कोई बहुत बड़ी इसकी विशेषता नहीं है लिटिल अंडमान की, लेकिन ये डिवीजन तो होता ही रहता है, ठीक है जी हाँ, बहुत अच्छी बात। लिटिल अंडमान पर, लिटिल अंडमान के बाद नेक्स्ट और टॉपिक लगा देना उसी में, कार निकोबार, कार निकोबार, पांचवा कार निकोबार, सब पर बातें करनी है, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, हिंदी में देवनागरी लिपि में इसी को लिख लेना है, कार निकोबार, कार निकोबार। नेक्स्ट आता है लिटिल निकोबार, 5 के बाद 6 लिटिल निकोबार, इसके बाद आता है एक लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और सबसे लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट में क्या आता है? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन आइलैंड। ये कहां अवस्थित है? पिग्मेलियन आइलैंड, पिग्मेलियन एक छोटा सा द्वीप है, उसी पिग्मेलियन पर अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वहीं पर अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट भी वहीं पर अवस्थित है। ठीक है, दिक्कत किसी को? उम्मीद है कि नहीं होगा। दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें से कुछ चैनल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित रूप से। 10 डिग्री चैनल लगातार पूछता है, का मतलब क्या हुआ? 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लेटिट्यूड, 10 डिग्री लेटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल आए। कौन बोला? ग्रेट निकोबार। हाँ, तो ग्रेट निकोबार पर ही अवस्थित है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ठीक है, चलिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री लेटिट्यूड होता है, 10 डिग्री का लेटिट्यूड होता है। और 10 डिग्री चैनल किसे किसे पृथक करता है, सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, यह पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। किसे किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। दिक्कत है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान टू निकोबार, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। एकदम ठीक है, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री लैटिट्यूड। एक आता है उसी में दक्कन पास, यानी दक्कन जलमरूमध्य, दक्कन जलमरूमध्य, दक्कन जलमरूमध्य, दक्कन, दक्कन लिखे क्या? दक्कन जलमरूमध्य, दक्कन जलमरूमध्य, या अंग्रेजी में बोलते हैं दक्कन पासेज, पासेज, दक्कन पास, दक्कन पास। ये दक्कन पास किसे किसे सेपरेट करता है? तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। किसे सेपरेट करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। दिक्कत है? दक्कन जलमरूमध्य ये सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, साउथ को लिटिल से, याद रहेगा? हाँ, अलग करता है साउथ को लिटिल से, याद रहेगा सबको? साउथ और लिटिल के बीच में कौन है? दक्कन है, साउथ और लिटिल के बीच में दक्कन है। ठीक है, हाँ, आपके और आपके ब्याह के बीच में नौकरी है, नहीं है? हाँ हाँ,
नौकरी ही तो एक बीच में पड़ा हुआ है, नहीं तो सबका समय आ चुका है। अब बस जैसे नौकरी लगे कहानी दुरुस्त है, उसी तरह इसके बीच में डाल देना कि सर ये दोनों के बीच में वो कौन है, ढक्कन है। ये ढक्कन नहीं रहता तो दोनों आपस में मिला रहता। ठीक है, चलिए। पंडित जी सोच रहा है कि नहीं सर बिना नौकरियों के हो जाता है। हाँ तो झाड़ू छाप मेहरारू मिलेगी, कौन उपाय है, चलो। हाँ। आगे लिखना है कोको एस्टेट, कोको जल संधि, कोको जल संधि। जी हाँ, कोको जल संधि। देखो ये सब क्वेश्चन से हमने सब कुछ चीजों को हम लोग बनाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ चला जाता है। किताबों में अभी इसका बहुत ज्यादा किसी किताब में मतलब रेफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम तो पूछते रहा है ना। और किताब में क्या लिखे जाते हैं कि जो एग्जाम में घूम फिर के आ रहा है वो किताब में लिखा जा रहा है। कोचिंग क्यों पकड़ना चाहिए कि मास्टर पहले थोड़ा सा समझ जाता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन अब इधर मूव कर जाए, इतना ही कोचिंग से आपको लाभ होना है। इस समझिएगा कोचिंग में से एकदम पिला दिया जाए तो मुश्किल है। यहाँ मास्टर एरिया बता देगा कि देख भाई क्वेश्चन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। इतना ही के लिए बस थोड़ा सा आना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम 10 घंटा मेहनत करिए, 10 घंटा से कम मेहनत नहीं करना है। अगर 10 घंटा मेहनत नहीं हो रहा है तो ठीक बात नहीं है। टीचर का परीक्षा हल्के में नहीं लेना है। अब जो लोग ले लिया वो ले लिया, एकदम हल्का में मत लीजिए। मैं हल्का में नहीं लेता हूं। एक समय आएगा, आप देखिएगा, लिख करके रख लेना कि टीचर का जो एग्जाम होगा ना वो सिविल के प्री से आसान होगा। नहीं, सिविल का प्री जो है इससे आसान होगा। एक समय आएगा, अभी नहीं, 1-2 साल रुक जाइए, टीचर का एग्जाम पास करना टॉप हो जाएगा सिविल के प्री से। कारण क्या है कि यहां एक एग्जामिनेशन है और यहां एक एग्जामिनेशन है टीचर में ना, एगो मारो मास्टर बन जा। और वहां 3 चरणों की परीक्षा है, तो एक ही एग्जाम में ना यहां से क्वालिटी निकाल देना है। और जैसे आगे बढ़ेगा 5वीं के बाद सीट कांस्टेंट कर देगा। इस तरह से बल्क में वैकेंसी आना असंभव रहेगा। फेज 5 तक जा सकता है अनुमानतः बल्क में वैकेंसी। उसके बाद 10,000 वगैरह कांस्टेंट कर देगा कि हर साल आता रहेगा 10,000। लेकिन तैयारी करने वाले बढ़ते रहेंगे, वो घटेंगे थोड़े। सीट 5,000 हो, 10,000 हो, 50,000 वाल हो, कैंडिडेट तो इतना ही रहेगा। अरे सिविल में 5 लाख लड़का फॉर्म भरता है तो 300 हो तब वो भरेगा, 1,000 हो तो वो भरेगा। तो अभी का समय है कि इसमें आपको एक बार गर्जना कर देनी है। आने वाला समय आसान नहीं होगा, टफ हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, चलिए। कोको एस्टेट पर बातें हो रही थी आपसे। कोको एस्टेट, कोको जल संधि, कोको एस्टेट, कोको जल संधि, कोको एस्टेट, कोको एस्टेट, कोको जल संधि, कोको जल संधि। कोको एस्टेट क्या है, कोको जल संधि। ये कोको जल संधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मेरे भाई, कहां कहां? तो कहिएगा कि सर ये कोको आइलैंड, कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको आइलैंड कहां है? म्यांमार में। न्यूजीलैंड को यहां कहां बुला रही है? ये कोको आइलैंड म्यांमार को सेपरेट करता है। किससे? किससे सेपरेट करता है? नॉर्थ अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को, उत्तरी अंडमान को, नॉर्थ, हाँ म्यांमार से पृथक करता है। नॉर्थ अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को, सबसे ऊपर लिखे थे ना नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है। नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है, दिक्कत है? नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है, नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है। एक लिख लेना 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, कोको एस्टेट एकदम वीवीआई है। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? किससे किसको पृथक करता है? 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री लेटीट्यूड,
इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल किसे किसको पृथक करता है? इंदिरा पॉइंट को किससे? इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से पृथक करता है। ठीक है सबका, सब लोग ठीक है? चलिए जी हाँ, कुछ छोटा छोटा डिस्प्यूटेड चीजें हैं उसको आप पढ़ के रखना एक बार, जैसे पीओके, पीओके का क्या डिस्प्यूट है? पीओके में क्या विवाद है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कि 1947 में, 1947 में पाकिस्तान समर्थित जो कुछ वहां के जनजाति है, कबीलाई सब है, उन्होंने इस पर कब्जा किया। सरकार उस समय इस पर कब्जा करने में असफल रही, मामला यूएन में चला गया, अभी भी मामला यूएन में है। उसी पीओके में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के पाकिस्तान गिफ्ट कर दिया है चाइना को, और एक छोटा सा जहां पर यह भी मामला आता है, यहां वाला ये ऑक्साई चीन है, ये ऑक्साई चीन है, और ऑक्साई चीन को चाइना ने कब जो है इस पर कब्जा किया? 1962 1962 वार में ऑक्साई चीन को चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया है, 1962 में कर लिया। ठीक है, चलिए एक बार अपने एटलस को निकालिए, एक बार अपने एटलस को निकालिए, थोड़ा सा देखते हैं उसमें। बफर स्टेट भी आपको पता है, मैं बार बार बोलूंगा बफर स्टेट। जैसे भारत के संदर्भ में कौन सा बफर स्टेट है? भारत के संदर्भ में बफर स्टेट किसको बोलोगे? नेपाल और भूटान। बफर स्टेट कौन है? नेपाल और भूटान, दो प्रतिस्पर्धी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देश बफर स्टेट कहलाते हैं। तो नेपाल जो चाइना से भी और इंडिया से भी सीमा साझा कर रहा है ना, भूटान का भी चाइना से भी और इंडिया से भी, इन सब पर एक नॉलेज रखिएगा, चीजें निकल के आ जाएंगी। अब भारत का फिजियोग्राफी हमको सीखना था कि भारत को भौतिक विभाजन कितने भागों में करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन पर बात करना था आपसे। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, कॉपी पेन सब रेडी करके रखना है, एटलस को भी। सुनो, सबसे पहला मेरा विभाजन में क्या होगा? सबसे पहला विभाजन क्या करोगे? उत्तर का पर्वतीय में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय, पर्वत या पर्वतीय क्षेत्र। सुनिए सुनिए, पहले फिजियोग्राफी रीजन, भौतिक पर बातें हो रही है। सबसे पहले द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कौन बोला? नहीं नहीं, हमने तो उसका वर्गीकरण करा दिया ना, अब तो इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मामला ऐसा था जो आपको नहीं मिलता, इसलिए हमने उसको सेपरेट करा दिया। अब तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे ना पूरे इंडिया के साथ, कि इंडिया में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और सब चीजों को जब साथ में जोड़ेंगे तो वहां अंडमान निकोबार पर कोई मिनरल्स भी है क्या, वहां कोई उद्यान भी है क्या, वहां कोई जो है राजधानी कैपिटल है क्या, इन सब चीजों पर हम लोग अपनी यात्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए। रीयूनियन को माना जाता है।
रीयूनियन है। हाँ बताइए। एकदम नहीं चल रहा था ये अंडमान निकोबार, तो अभी चल ही नहीं रहा था, बैठ जाइए। ये चल ही नहीं रहा था अंडमान निकोबार। हमने अंडमान निकोबार का एक क्लासिफिकेशन कर दिया, बस वर्गीकरण कर दिया। इसलिए हमने अंडमान निकोबार को क्लासिफाई कर दिया ना कि ये चीजें थोड़ा डिस्प्यूटेड चीजें हैं, और इसलिए हमने इसको क्लासिफाई करके छोड़ दिया। अब यहां से तो आपका क्लास शुरू होगा कि भाई भारत का पहले भौतिक विभाजन करो, भौतिक विभाजन करने के बाद हम लोग इसका पॉलिटिकल पढ़ेंगे, इसका पॉलिटिकल पढ़ने के बाद इसका मिनरल्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ने के बाद इसमें कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ने के साथ ही उसी में लैंग्वेज पढ़ेंगे, कल्चर में फेस्टिवल पढ़ेंगे, कल्चर में वस्त्र विन्यास पढ़ेंगे, फिर जितना भी एसटी या जनजातीय क्षेत्र है उन जनजातीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, 1 मिनट में तो नहीं निकाल सकते हो। दो चीजें निकल के आएगी आगे क्लास में कि एक, या तो हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ने के बाद, जैसे पिछले बार हमने पढ़ाया था, तो पिछले बार क्लास में समय नहीं था हमारे पास, तो हमने क्लास को उड़ा उड़ा के पढ़ा दिया। इस बार मैं उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना। रुके, इस बार मैं निश्चित रूप से उड़ा के क्लास नहीं चलेगा ना। इस बार क्लास में सबसे बड़ी बात क्या है कि एकदम डिटेलिंग करके चल रहे हैं। तो बस अभी भारत का भौतिक विभाजन करके फिर यहां से हम लोग अब केवल अंडमान निकोबार में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वहां की कल्चर को पढ़ाएंगे ना कि सर वहां जारवा जनजाति रहती है। जारवा जनजाति विश्व की अभी भी एक ऐसी जनजाति बनी हुई है जो कि पाषाण कालीन उस स्टोन एज में जी रही है, उस स्टोन एज में अभी भी जी रहे हैं। वो हमारे मेन कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए, सरकार ने उनको क्यों संरक्षित कर दिया। तो ये चीजें अभी नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए, चीजें दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ो। मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूं, तो अभी तो हम लोग शुरू किए हैं ना, आप लोग तो निश्चित रूप से अभी तो हम लोग 2-3 दिन से शुरू ही किए हैं ना, तो अभी तो हमने भारत को पढ़ाना भी शुरू नहीं किया ना। अब बताओ, एक दिन में निचोड़ाएगा, अब उसी निचोड़ने के चक्कर में बहुत आदमी निचोड़ा जाएगा, इसमें तो और खतरा हो जाएगा कि नहीं। तो 16 सा नहीं, मेरी बात को बुरा मत मानना, सब क्यों मत मानना कि मैं धीमे धीमे, अगर आपको वेल बनना है, देखो मैं आपके टाइम में 1 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं। अगर आपको वेल बनना है तो पहले नदी में तैरना सीखोगे ना, तालाब में सीखोगे ना, फिर सागर, तब महासागर में चलेंगे ना। तो थोड़ा सा पहले भारत को एक बार बांध लेते हैं। हमने तो टॉपिक भी बता दिया। अब बताओ, भारत के नाम पर पढ़े, भारत का लोकेशन पढ़े, भारत का साइज पढ़े, भारत के संदर्भ में जो राज्यों का स्टेटस है उसको पढ़े, हमने अपने नाइबर्स को पढ़ा, पड़ोसियों को पढ़ा। अब इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो अंडमान निकोबार क्या था कि बस एक क्लासिफाइड कर देना था हमको कि देखो ये कैसे है। मैं लक्षद्वीप को नहीं किया हूं, ये भी कह सकते हो कि लक्षद्वीप को क्यों नहीं किया तुम मास्टर। तो लक्षद्वीप को नहीं करने का कारण क्या है कि लक्षद्वीप को मेरे भाई उसको फॉर्मेशन करा देंगे कि देखो कोरल कैसे बनता है, लक्षद्वीप क्यों ये नाल के टाइप का संरचना बन गया, कोरल में कैसे वहां पर ज्वालामुखी आई थी, ज्वालामुखियों के बाद जो लक्षद्वीप बना है। तो थोड़ा उसके लिए हमको आपको तैयार करना पड़ेगा। जब तक मेरा पिच तैयार होगा बैटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो फटाफट बताओ। ठीक है, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए, भारत का फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन करना है। क्या करना है? भारत का भौतिक विभाजन बोल देना है क्लास में, भारत का भौतिक विभाजन। अलग अलग किताबों में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप का दिया है। एनसीईआरटी में 6 प्रकार का विभाजन किया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का किया है, लेकिन हम 4 विभाजन करके पूरे इंडिया को बेहतर आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट परीक्षा में कभी नहीं आता है कि भारत का कितना भौतिक विभाजन हुआ। क्यों नहीं आता है? ये थोड़ा विवादित चीजें आ जाती है, तो आयोग के पास क्वेश्चन का कमी है कि विवादित क्वेश्चन में फंसेगा।
सीधी बात है, वो चाहेगा ना कि साफ सुथरा और बढ़िया क्वेश्चन जाए ताकि मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इसलिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खुद से भी समझ लो कि ऐसी चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, भौतिक विभाजन को पढ़े बिना आप इंडिया को पढ़ ही नहीं सकते हो। पहला कौन सा है? उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। दूसरा है, जी हाँ लिखते जाओ, जी हाँ, दूसरा है द साउदर्न पेनिनसुलर प्लेटू, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, द साउदर्न पेनिनसुलर प्लेटू। और तीसरा है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। और नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह, और द्वीप समूह, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 4 डिविजन्स है। इसी 4 डिविजन्स के सहारे भारत को पढ़ लेना है। पहला, भारत का पर्वतीय मैदान। थोड़ा बात कर ले इस पर निश्चित रूप से, सुनो। भारत का पर्वतीय मैदान, भारत का पर्वतीय मैदान है। बोर्ड पर रहिए। अब जो है 1 मिनट में भटकना नहीं है आपको। देखो, भारत के पर्वतीय मैदान में हिमालय की स्थिति क्या है? हिमालय का शेप कैसा है? इसका शेप कैसा है? आकार कैसा है? सीधे बात तो ये भी पूछ देता है। तो महिलाएं जो बाल में लगाती है, क्या बोलते हैं उसको? हेयर बैंड। क्या लगाते हैं? हेयर बैंड। तो हिमालय का शेप कैसा है? एकदम हेयर बैंड के जैसा है, हेयर बैंड के जैसा है। देख रहा है ना, हेयर बैंड के जैसा है। हेयर बैंड के जैसा होता है, लगल रहता है माथा में लगाई है, ये नहीं है हेयर बैंड कर रही है। हाँ हाँ, ये इस चीज जैसा नहीं, हेयर बैंड के जैसा होता है। ठीक है, चलो पढ़ो। हेयर बैंड के जैसा होता है। अब ये विस्तार कहां से कहां तक है? तो आप लोगों के आपके जरूरत भर विस्तार पढ़वाऊंगा। बहुत सारा फॉरेनर ज्योग्राफर्स जो है हिमालय की लंबाई 3200 किलोमीटर मान रहे हैं। हिमालय की लंबाई को 3200 किलोमीटर भी अपने किताबों में लिख करके दिए हैं। उसके पीछे अपना तर्क भी देते हैं। तो वो क्या है? सुलेमान पर्वत, किरथार, सुलेमान, पटकाई बूम, नागालैंड और मिजो को भी इसी का हिस्सा मान लेते हैं। देख रहा है ना? लेकिन हम लोग क्या मान करके चलते हैं कि यहां नंगा पर्वत से लेकर के और कहां तक? नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, ये 2400 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही इधर सुलेमान किरथार को आप शामिल करोगे और यहां आकर के पटकाई बूम, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पटकाई बूम, नागालैंड, मिजो पहाड़ी को अगर शामिल करोगे तो बढ़ करके कितना हो जाता है? 3200 किलोमीटर। उसे शामिल नहीं करना है, शामिल करना है किसको? नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। ठीक है, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। चलिए, बोर्ड पर रहना है।
कल एक काम करके निश्चित रूप से आना है आप लोगों को। जैसे इसमें पढ़ लेना, घर पे पढ़ना कि सिंधु ब्रह्मपुत्र, सिंधु सच्चर जोन किसे कहते हैं, सिंधु सच्चर जोन किसे कहते हैं, एमडीटी, एचएफसी, ऐसी चीजें क्या निकल करके आती है वहां से पढ़ के आइएगा, तब कल ये विभाजन समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जितना गहरा कहोगे उतना गहरा पढ़ा दो। मैंने सिंधु सांगपो सच्चर जोन पूरा नाम है इसका, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। सिंधु सांगपो, सांगपो को अंग्रेजी में टी से लिखते हैं, ठीक है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, जोन जोन, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। आइए तो आप लोग जो किताबों से पढ़ते हो फटाफट 5 मिनट में मैं उतना पढ़ा दे रहा हूं। देखो कैसे कि सर किताब में लिखा क्या है सिंधु और गंगा और इस हिमालय के बारे में, तो इसका आकृति लिखा है, इसका लंबाई लिखा है कि कितना किलोमीटर का है, 2400 किलोमीटर का है। ये कितने, तो 4 हिमालय में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब 4 समानांतर कार्डिलेरा बनता है। कौन कौन, ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या इसी को बोलते हैं हिमाद्री, इसी को बोलते हैं हिमाद्री, इसी को बोलते हैं हिमाद्री। तीसरा है मध्य हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय। और चौथा हिमालय कौन सा है, शिवालिक, चौथा शिवालिक, चौथा शिवालिक, चौथा शिवालिक, चौथा शिवालिक। अब आपको सीखना है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का जो फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, तो किसका निर्माण किस ऑर्डर में हुआ है, कब हुआ है, इसके बीच की जो घास के मैदान है, चोटियां हैं, क्या कही जाती है। जैसे उत्तराखंड में आप बुग्याल देखो, तो बुग्याल क्या है सर, उत्तराखंड क्षेत्रों में बुग्याल पाया जाता है। वहीं पर चलोगे तो आपको दून पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में द्वार पाया जाता है शिवालिक में। ये कब फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, अगर यहां तक एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। दूसरी बात है बस ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। इन 4 पर बातें करनी है हमसे, आज समय मिलेगा तो आज एक एक करके पढ़ाएंगे। सुनिए, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला इसमें है, कौन कौन सा है, जैसे काराकोरम नाम सुना है, लद्दाख, जोस्कर और पीर पंजाल, ट्रांस हिमालय में। उसी तरह बृहद हिमालय में क्या है, मध्य हिमालय में क्या है, शिवालिक पर बातें करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां देखो, हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मेरे दोस्त, कि सर ये तो फोल्ड माउंटेन है ही, ये तो फोल्ड माउंटेन है ही, क्यों फोल्ड हुआ इस पर भी बात करना है अभी ही। कहिएगा कि सर इसका जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट समझ रहे हो ना, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई हाँ ज्यादा है, और ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में हो जाओ, नॉर्थ ईस्ट में हो जाओ, ये नॉर्थ ईस्ट में चौड़ाई कम हो जाएगा और हाइट ज्यादा हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाइट ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या मामला आ गया, सुनिए पहले, फिर मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन करना, पहले सब बात को सुन लो। इसको लिखना भी है क्या, नहीं तो समझाना शुरू करेंगे। क्लास में
समझना ज्यादा है मेरे दोस्त। ऑनलाइन वाले जो भी दिक्कतें आती है, बैच से कोई भी क्यूरी लेना हो आपको तो मैनेजमेंट को कॉल करिए, वहां से सब बातें आपको परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, हो गया लगभग में। ठीक है, हम तो आपको 3200 तक लेकर के गए थे ना। अब बताइए वैसी चीजों को पढ़ाए तो और आप लोगों में कितना ज्यादा डिस्प्यूटेड होगा, और ज्यादा विवादित फंस जाइएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये 2400 किलोमीटर यही सर्वमान्य माना गया है। किससे किस कहां तक? नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक 2400 किलोमीटर। ठीक है, हटाए। चलो सुन, अगर हिमालय की संरचना को समझना हो तो इस संरचना को समझने के लिए सबसे दी बेस्ट उपाय क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स को, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसके संरचना को समझना हो तो सबसे बेस्ट स्रोत कहां है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी पर है, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में है कि कैसे हिमालय बन गया। अब मैं आपको प्लेट विवर्तनी कभी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन 5 मिनट कंसंट्रेट होकर के हमको सुनना और फॉलो करना। प्लेट विवर्तनिक से पहले, उस सिद्धांत से पहले वेगनर का कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी था, जिसको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने अप्रूव्ड कर दिया, प्रमाणित कर दिया। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लिखा किसने था? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में लिखा। 1915 में उनके किताब में पब्लिश हुआ था, जिस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट ऑफ एंड ओशियन। ये पुस्तक में लिखा है अल्फ्रेड वेगनर ने, द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन। उसी किताब में प्रकाशित हुआ है 1915 में। उस किताब में वेगनर ने क्या कहा कि सर, ये संपूर्ण पृथ्वी एक समय यानी कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस युग में एक साथ हुआ करता था, और इसके संयुक्त स्वरूप को पेंजिया कहा जाता था। जिस पेंजिया के जो है, इस पेंजिया के, ऐसे पेंजिया के जो है ठीक चारों तरफ से पैंथालसा महासागर होता था, पैंथालसा महासागर होता था। और पेंजिया जो तेथिस सागर से 2 भागों में विभाजित था, अंगारालैंड, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड। इसी तेथिस में औषाधिकरण होने के कारण हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। वेगनर ने यह बात कहा था। ठीक है, इसी बात को प्लेट टेक्टोनिक थियरी में 2 मिनट ले चल के जोड़ेंगे। ये दोनों थियरी मैं 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा एक एक को पढ़ाता हूं, तो आपको बस निचोड़ के बातें मिल गई। ठीक है, दूसरा बात नहीं, अभी मत पढ़ो इसको, आप लोग नहीं झेल पाओगे इस चीज को, मैं सबको समझ रहा हूं ना। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक पर क्या है कि इसको मॉर्गन और पार्कर ने दिया था।
दो व्यक्ति मिलकर के। किसने? मॉर्गन और पार्कर ने। मॉर्गन और पार्कर ने 1967 में, 1967 में मॉर्गन एंड पार्कर ने दिया। इसमें भी निहित है पृथ्वी के 7 कंटिनेंट का निर्माण और महासागरों का निर्माण। जो सबसे ज्यादा सटीक है आज के समय में जो विचार और सिद्धांत, वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। बहुत सैकड़ों है, सैकड़ों लोगों ने विचार दिया कि देखो ये कैसे जो है कंटिनेंट बने, कैसे महासागर बना, लेकिन जो सब में सर्वमान्य है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत की 2-3 बातें हमेशा दिमाग में चलाते रहिएगा। पहली बात क्या थी इसमें? मॉर्गन और पार्कर ने पहली बार क्या कहा था कि सर ये जो लेथोस्फीयर है एस्ट्रोनोस्फीयर पर फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। दूसरा कि प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय। एक प्लेट महाद्वीपीय और दूसरा प्लेट महासागरीय। महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट का बना है और महासागरीय प्लेट बेसाल्ट का बना है। इन्हीं में जो प्लेटों की सीमा है, उस सीमा पर इनके चलने के कारण टक्कर उत्पन्न हो जाता है। तो अगर कोई प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराता है तो महासागरीय प्लेट का विनाश होने लगता है। बताओ, ट्रक से मर्सिडीज टकरा जाए तो क्या होगा? अरे कितनो तगड़ा मर्सिडीज है, कितनो पैसा का है, नीचे तो वही जाएगा ना। हालात तो वही बनते हैं मेरे भाई, हालात तो वही बनते हैं कि महासागरीय प्लेट जैसे टकराता है तो बाढ़ होना शुरू हो जाता है। मैं उसको कहां तक ले चल के छोड़ू, ये भी बड़ा मुश्किल है। सुनो, 1-2 लाइन और सुनो। तो महासागरीय प्लेट का विनाश होता है और वही क्षेत्रों में सिर्फ एक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, जो महासागरीय प्लेट है। हम लोगों को हिमालय पर आना है तो हिमालय पे ही रुकेंगे। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नाम सुने होंगे आप, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम लोगों का भारत जो है यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। कोई दिक्कत किसी को? भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहां से टूटा? प्लेट मीन्स कोई बात नहीं, ए पार्ट ऑफ लेथोस्फीयर, स्थल मंडल का एक टुकड़ा। हम प्लेट प्लेट बोलते जा रहे हैं, जिसको हमने नहीं, टूजो विल्सन ने 1965 में बोला था। हम नहीं बोल रहे हैं प्लेट, इसको बोला किसने था सबसे पहले? टूजो विल्सन ने 1965 में बोला था। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जस्ट हमारे उत्तर साइड में देखना, वहां पर है यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट है। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये यूरेशियाई प्लेट के तरफ आगे बढ़ा। अब ये कैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा यहां पर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 33 में क्यों अवसाद हुआ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, ये उत्तर पूरब की ओर चलता है। किधर चल रहा है? उत्तर पूरब की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत? हमारा प्लेट किधर चल रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। पता है कितना चलता है? प्रति वर्ष 6 से 60 सेंटी घसक जाता है, cm पर ईयर्स। हमारा पड़ोसी वाला प्लेट कौन है? यूरेशियन प्लेट। वो यूरेशियन प्लेट किधर चल रहा है? तो ईस्ट में चल रहा है। वो सीधा किधर चलता है? ईस्ट में। हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। थोड़ा ज्यादा गहरा हो गए हैं, लेकिन रोक लेना। रुको रुको, ठीक नहीं है, सुनो। अरे अपना कंसंट्रेशन भंग मत करो, ऑनलाइन वाला सब भी है, सबको भी दिक्कत हो जाएगा, बहुत खतरा है। अब देखना,
यहां एक चीज देखिए, अब जैसे ही यूरेशियाई प्लेट पूरब की ओर चल रहा है ऐसे, और हमारा नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, बीच में 33 था, बीच में क्या है 33 था, यही 33 है ना। तो सर इस 33 में अब अवसादीकरण होना शुरू होगा, अवसादीकरण होना शुरू होगा। जो भी इनमें अवसाद बचेंगे वेस्ट होगा, वो वेस्ट तो जाएगा, और इसके गति इस दिशा में है कि इस अवसाद पर दबाव प्रेशर होना ही होना है। नहीं होगा क्या, अवसाद हुआ और अवसाद होने के बाद फिर कोई चीज यहां गिरा दो, और गिराने के बाद उसी के ऊपर से चले जाओ, तो दबा रहा है। आज जैसे ही प्रेशर होना शुरू हुआ, उसमें फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं। अरे सेवई वही मुसलमान भाई लोग नहीं पिरा है क्या, देखो तो कैसे दबा देते हो तो निकल जाता है, निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐसे भी आप किसी चीज को लेकर के दबाते हो, फोल्ड कर जाता है कि नहीं, वो करना ही है फोल्ड उसको। अब थोड़ी सी बातें और, ये फोल्ड होना शुरू हुआ, फोल्ड होना शुरू हुआ, और यहीं से इस फोल्ड माउंटेन का विकास हो रहा है, जनरेशन है, जिसका सिद्धांत आप प्लेट टेक्टोनिक को जब बढ़िया से और पढ़ा देंगे, अभी भी क्लियर हो गया, उसी से निकलता है। दूसरी बात क्या है कि कभी ये भी फील करते हो कि हिमालयी रीजन्स में खूब खूब भूकंप आते हैं, आता है कि नहीं। नेपाल बराबर हाथ रख के सीना पर सोता है सब, पता ना कौन दिन भड़क जाए। हाँ, नेपाल वालों में भूकंप के प्रति जो है हमेशा दहशत बनी रहती है। कारण क्या है, कारण क्या है कि वही तो है कि जहां यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक साथ संचरित करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, और वहीं पर है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। ये सिंधु सांगपो सच्चर जोन है क्या कि जहां यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों संलयित हुए हैं आपस में, जहां मिले हुए हैं, इसी को सिंधु सांगपो सच्चर जोन बोलते हैं। समझो कि एकदम सी दिया है उसको। अब जैसे कभी कभी जाकर के और टकराया, भूकंप की घटना होनी है। ज्यादा झटका किसको लगेगा ये भी बताओ। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जा रहे हैं, अब वो केवल ईस्ट ईस्ट में जा रहा है, तो अगर दोनों टकराता है तो ज्यादा झटका किसको लगेगा, हम लोगों को लगेगा कि उसको लगेगा। ज्यादा झटके किसके लगेंगे, हम लोगों को लगते हैं। कारण क्या है कि वो सीधे ईस्ट में जा रहा है। मान लो कि एगो गाड़ी इधर से पकड़ के जा रहा है इनकम टैक्स से सीधे डकबंगला की तरफ, डकबंगला की तरफ सीधे जा रहा है कि नहीं। एगो उधर से लाया, वो विधायक विधायक सबके प्लेट थे, अले आकर के ठोक दिया, तो ज्यादा किसको लगेगा। हाँ, जो आ रहा है उसको, उसका तो ऐसे भी हो सकता है कि आगे वो निकल रहा था और इनको ला करके खींच दिया, जाना ही है। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऑनलाइन वाला लोग सेवई खाने बुला रहा है, विक्रम निश्चित रूप से रफी जी आ जाएंगे, विक्रम आपके सेवई खाने। सुनो, ये हिमालय था। अब हिमालय का जो पहला टक्कर हुआ है, थोड़ा सा और 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट में मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। हाँ, एनिमेशन मैं कल दिखा दूंगा, निश्चित रूप से कल एनिमेशन दिखा दूंगा। एनिमेशन मेरे पास सबका है, एनिमेशन मैं कल दिखा दूंगा, कल एनिमेशन कल दिखा दूंगा। सुनो, अब ये जो पहला टक्कर हुआ था ना, तो पहला टक्कर हुआ था कहां, नॉर्थ ईस्ट में। पहला टक्कर कहां हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे पकड़ के तकड़ाना है कि ये प्रायद्वीपीय पठार है, हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो ये प्रायद्वीपीय पठार की पहली टक्कर कहा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब में। यही कारण है कि उत्तर पूरब में देखो तो हाइट बढ़ गया, आज चौड़ाई ब्रेथ कम हो गया था, कम हुआ है ना। कार्बो एंग्लो पठार एनसीईआरटी में मिला होगा, कार्बो एंग्लो पठार नहीं मिला है क्या, मिला होगा। प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्थ ईस्ट
पॉइंट वही है और वो बाद में जाकर के टकराया तो स्थिति बनी। अब देखिए, अब इसके बाद लगेगा क्या, आफ्टर शॉक। हम कोई चीज को उठा करके और ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा दिए तो ये हिस्सा तो टकराया मेरा, लेकिन टक्कर के बाद फिर पीछे मारते हैं ना, तो फिर ये आफ्टर शॉक जाकर के लगा कहां, तो आप रायसीना हिल्स हरियाणा वाला देख रहे हो। अब यहां जाकर के टकराया तो आफ्टर शॉट जो होता है वो ज्यादा तेज होगा कि धीमा होगा, धीमा होगा। अब यही कारण है कि जो पश्चिमी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय चौड़ा के चौड़ा रह गया, इसका हाइट कम रह गया और वो बढ़ गया। वो क्या हो गया, बढ़ गया था। ये कारण है कि क्यों पूर्वोत्तर हिमालय ज्यादा ऊंचा है, पतला है, संकीर्ण है, और इधर क्या स्थिति बनी हुई है। मोटा मोटा चीज जो है कि हिमालय का भौतिक विभाजन कैसे करते हैं, तो वो आप एक बार किताब से भी कर सकते हो। इसको पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं कि सर हिमालय के 4 भौतिक विभाजन है नदियों के आधार पर, सिंधु से लेकर के और सतलज तक। कौन हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय, उसी को बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर के और काली तक कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं से काली से लेकर के तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर के दिहांग तक असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको तो उड़ा दोगे ऐसे ही आप लोग। तो केवल इतना हम पढ़ाएं क्या, नहीं ये भी ठीक नहीं है। अभी जो पढ़ाएं उसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए, फटाफट पूछिए, जो बातें समझ में नहीं आए वो पूछिए। थोड़ा समय लग जाएगा, इतना गहरा पढ़ा रहे हैं तो समय तो थोड़ा लगना ही लगना है, ठीक है। अब चाहिएगा कि बहुत कम समय में हो जाए तो मुश्किल है। हेयर बैंड क्यों बन गया, अब यही टक्कर का परिणाम है रे भाई कि हेयर बैंड बना। अब देखो तिब्बत का पठार क्या है कि तिब्बत का पठार सबसे कठोर पठार है विश्व का, सबसे कठोर पठार है विश्व का। तो जब ये टक्कर मारा भी तो दोनों तरफ तो धंसा दिया, लेकिन तिब्बत के पठार वैसे ही के वैसे ही है। क्यों था, सबसे कठोर चट्टान है उस तिब्बत के पठार की, यही कारण है कि बीचवा में धंस गया है, राम जी का धनुष बन गया है। हाँ सीधी बात है, उसको क्या कहोगे कि धनुष बन गया है। क्यों कहिएगा कि सर तिब्बत का पठार बहुत कठोर पठार था और उसको इसने धंसा ही नहीं पाया, इसलिए बीच में बना हुआ है। दूसरा एक शब्द और निकल के आता है इसी में, बहुत काम की बातें, वो विश्व का छठ पामीर ग्रंथि, पामीर गांठ। पामीर गांठ कैसे बना, पामीर गांठ कैसे बना, ठीक है। तो पामीर गांठ का ओरिजिन भी कल करा देंगे कि उसे विश्व का छत कहते क्यों हैं पामीर गांठ को, ठीक है।